दाखवते तुम्हाला शेअर करशील माझा पेज बघ आप उनके प्रशांत कोल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं अभी उस पेज से जुड़ रहा हूँ, इसलिए थोड़े समय का कुछ अवकाश है, आप बने रहिए। जिस पेज से मेरा ये प्रसारण होने वाला है उस पेज के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय की अवधि है। 1 मिनट 2 मिनट में हम प्रारंभ करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा यहाँ आज का विषय है और इस विषय पे शीघ्र ही जिस पेज से ये प्रसारण होने वाला है उस पेज के साथ में जुड़ने जा रहा हूँ। हाँ, मेरा आवाज़ अभी आएगा। मैं जिस पेज के साथ मेरा प्रसारण होने वाला है उस पेज से मैं जुड़ रहा हूँ, इसलिए अभी थोड़ा समय लग रहा है। 1 आध मिनट का समय होगा, उसके बाद हम सीधे उस पेज के साथ जुड़ सकेंगे। भारतीय बस प्रारंभ ही हो रहा है, 1 मिनट भर की देरी है। सभी को नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा इस विषय पर
आज मध्य प्रदेश भाजपा का जो स्वाध्याय मंडल है, उस स्वाध्याय मंडल पर माननीय अनिल सप्रे जी के अनुरोध पर मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। एक बहुत अच्छी परंपरा मध्य प्रदेश भाजपा ने प्रारंभ की है। प्रति मंगलवार को वे किसी न किसी विषय पर स्वाध्याय रखते हैं। 100 से ज़्यादा स्वाध्याय, मतलब 100 से ज़्यादा सप्ताह उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान यज्ञ में संविधा डाली है, इसलिए वे साधुवाद के पात्र हैं। आज का मेरा जो विषय है वो भारतीय ज्ञान परंपरा यहाँ है। मैं कुछ वर्ष पहले सोमनाथ गया था। चूंकि सावन का महीना है, भगवान शंकर को याद करते हैं, इसलिए सोमनाथ से प्रारंभ करना उचित रहेगा। तो मैं सोमनाथ कुछ बैठक के लिए गया था और उस बैठक में सोमनाथ जी के मंदिर के दर्शन भी किए। जब प्रदक्षिणा कर रहे थे तब सोमनाथ मंदिर के किनारे पर, जहां समुद्र तट पर एक स्तंभ बना हुआ है, और वो जो स्तंभ है वो स्तंभ पर एक बाण लगा हुआ है, एरो। अंग्रेजी में उसको एरो पिलर कहते हैं, बाण स्तंभ नाम से वो जाना जाता है। और बाण का जो अग्रभाग है वह समुद्र की ओर है, और उस पर लिखा है आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। अर्थात आ समुद्रांत, इस समुद्र में दक्षिण ध्रुव तक, जहां तक प्रकाश की किरणें जाएंगी, अबाधित, बाधा जहां नहीं है, ज्योतिर्मार्ग, प्रकाश का मार्ग है। इसका मतलब है उस स्थान से, सोमनाथ के मंदिर के उस स्थान से अगर सीधी रेखा में प्रकाश की किरण अगर जाती है तो बीच में कोई भी बाधा नहीं आएगी। कहां तक? तो दक्षिण ध्रुव पर्यंत, दक्षिण ध्रुव तक, अंटार्कटिका तक। अब जब मैंने वो श्लोक पहले पढ़ा, अर्थ उसका ध्यान में नहीं आया, लेकिन जब ध्यान में आया, किसी ने बताया इसका अर्थ क्या है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, तो वास्तव में मेरा सर घूम गया। मैं समझ में नहीं आया कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। फिर मैंने वहां से पूछताछ प्रारंभ की, ये बाण स्तंभ कब का है? तो कहते बहुत प्राचीन है। वहां के लोग कहते हैं कि मंदिर के समय से ही वो बाण स्तंभ है। फिर मैं इतिहास में ढूंढने लगा, तो इतिहास में उसका जो वर्णन मिलता है बाण स्तंभ का, वो लगभग 400 ईसा के 400 वर्ष बाद का भी मिलता है, और अगर खोजो तो ईसा के 400-600 वर्ष पहले का भी मिलता है। इसका मतलब क्या है कि यह बाण स्तंभ बहुत प्राचीन है, पुरातन है, 2-2.5 हजार वर्ष पुराना है। अब अगर ये 2-2.5 हजार वर्ष पुराना है, तो उस समय हमारे लोगों को यह कैसे मालूम था कि पृथ्वी गोल है, गोलार्ध का है, और उसमें दक्षिण ध्रुव है। अगर दक्षिण ध्रुव है तो उत्तर ध्रुव भी होगा। मतलब यह जानकारी उस समय हमारे लोगों को थी। और उससे भी महत्व की बात यह है कि यह जानकारी रखना कि वहां से अगर सीधी रेखा अगर हमने खींची, सोमनाथ के मंदिर से अंटार्कटिका तक अगर सीधी रेखा खींची, तो उस रेखा में हमें बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है, कोई भी भूमि का टुकड़ा नहीं है। अब यह कैसे मालूम हुआ? उस समय किस प्रकार का नकाशा शास्त्र था, किस प्रकार का नक्शा था, कैसे उनको मालूम हुआ होगा? फिर मैंने कहा कि मैंने सोचा कि ये करके तो देखे। फिर गूगल मैप के सहारे धीरे धीरे उसको एनलार्ज करना पड़ता है, 3-4 दिन की मेहनत लगी, लेकिन मैंने प्रयास किया और पाया कि सोमनाथ मंदिर से अगर दक्षिण ध्रुव तक, अंटार्कटिका तक सीधी रेखा अगर हम बनाते हैं तो कहीं भी भूमि का कोई टुकड़ा नहीं है, जमीन नहीं है, ये सीधी रेखा में प्रकाश जा सकता है। अब वास्तव में आश्चर्य की बात है कि उन दिनों, आज से 2-2.5 हजार वर्ष पहले, हमारे सारे लोगों को यह जानकारी कहां से प्राप्त हुई
कैसे उनको पता चला? ये वास्तव में एक गूढ़ है कि इतने पहले ये सारी जानकारी प्राप्त होना कोई सैटेलाइट था क्या? क्योंकि नाव भी सीधे नहीं चल सकती, कैसे उन्होंने खोजा होगा? फिर दूसरा प्रश्न और भी मन में आया कि क्या सोमनाथ के मंदिर से सीधी रेखा अंटार्कटिका तक जाती है, बीच में कुछ बाधाएं नहीं है, या अंटार्कटिका से यानी दक्षिण ध्रुव से भारत के किनारे तक, जहां पर बिना बाधा के जो सीधी रेखा जहां पर आकर गिरती है, उस स्थान पर सोमनाथ पर और पहला ज्योतिर्लिंग बनाया गया। ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका जो श्लोक है उसमें सबसे पहले सौराष्ट्र सोमनाथ है, यही उसी से प्रारंभ होता है। सोमनाथ ये ज्योतिर्लिंग का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये सब आज भी गूढ़ है। ये आज भी कुछ ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, कहां से आया, ये आज भी आदमी सोच में पड़ता है। तो इसीलिए जब बातें निकलती है और भगवान शंकर की बात निकलती है, तो और एक विषय सामने आता है कि अपने देश में पंच महाभूतों के मंदिर हैं, 5 मंदिर हैं। पंच महाभूत की संकल्पना तो आजकल विश्व भी मानने लगा है। डैन ब्राउन जैसे लेखक ने इन्फर्नो जैसी पुस्तक भी एक प्रकार से पंच महाभूतों पर लिखी है, उसमें उसका उल्लेख भी है। तो ये जो पंच महाभूत है उसमें आकाश है, फिर वायु है, तो आकाश, वायु, फिर पृथ्वी और अग्नि और जल, ये पंच महाभूत हैं। इनमें से ही जो 5 महाभूतों के 5 मंदिर दक्षिण भारत में हैं, उसमें से एक मंदिर कालाहस्ती मंदिर जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वह मात्र आंध्र प्रदेश में है। लेकिन बाकी सारे जो मंदिर है वे सारे मंदिर ये तमिलनाडु में हैं। और सबसे मजेदार बात इन पंच महाभूतों के मंदिर की कि ये 5 मंदिर में से 3 मंदिर जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला कालाहस्ती मंदिर, फिर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला एकांबरेश्वर मंदिर, और फिर आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला तिलई नटराज मंदिर, ये तीनों मंदिर बिल्कुल एक रेखा पर है, एक रेखा पर है। लॉन्जिट्यूड लेटिट्यूड जैसा हम बात करते हैं अक्षांश और रेखांश, तो उसमें लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड की अगर हम बात करें तो जो रेखांश होते हैं उन रेखांशों में ये तीनों मंदिर का पॉइंट कोऑर्डिनेट, मंदिर के स्थान का अगर आपने कोऑर्डिनेट लिया, गूगल कोऑर्डिनेट उपलब्ध है तो आप देखेंगे 79.41E ये तीनों का कोऑर्डिनेट है, तीनों का। और तीनों के बीच में खासा अंतर है। जो कालाहस्ती मंदिर है और एकांबरेश्वर मंदिर है, इनके बीच में लगभग 250 किलोमीटर का अंतर है। और एकांबरेश्वर मंदिर और तिलई नटराज मंदिर, इनके बीच में लगभग 200 किलोमीटर का अंतर है। मतलब पहले और तीसरे मंदिर के बीच में लगभग 350 से 450 किलोमीटर का अंतर है। अब उस जमाने में, अब ये मंदिर कितने पुराने हैं तो उसका कब के है ये वर्णन नहीं मिलता। आज से 1000, 2000, 2500 वर्ष पहले अनेक उसकी मरम्मत है, उसको कुछ ना कुछ रिपेयर किया है, ऐसे शिलालेख वहां मिलते हैं। तो अगर मोटे तौर पे अंदर लगाए तो 3000 वर्ष पुराना मंदिर है, कम से कम 3-3.5 वर्ष पहले। 3-3.5 वर्ष पहले हमारे पुरखों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था कि जिसके अनुसार ये तीनों मंदिर बराबर एक सीधी रेखा में खींचे गए। कंटूर में बीच में पहाड़ी है, घाटियां हैं, नदियां बीच में आती है। इन सबका वर्णन, इन सबको सोचते हुए भी ये तीनों मंदिर बिल्कुल एक रेखा में है, सीधी रेखा में है। ये कैसे संभव हुआ? फिर मैं और इस पे सोचा कि 3 मंदिर ही एक रेखा में क्यों? हम पंचमहाभूतों की बात करते हैं। फिर जो 2 मंदिर बचते हैं, अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला अरुणाचलेश्वर मंदिर और जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला जम्बुकेश्वर मंदिर, ये मंदिर अगर हम देखें तो ये मंदिर
इस सीधी रेखा के साथ कोण बनाते हैं। अब यह कैसे संभव है? और फिर दो मंदिर अलग से क्यों क्यों बना रहे कोण? तो बहुत अध्ययन करने के बाद ध्यान में आता है कि बहुत पहले, बहुत मतलब आज से 2, 2,500, 3,000 वर्ष पहले जिन पंच महाभूतों की मान्यता आज हम मानते हैं, उस समय 3 महाभूत माने जाते थे। वो 3 महाभूत थे वायु, पृथ्वी और आकाश। ये तीनों दिखते नहीं मतलब इनका अस्तित्व, पृथ्वी का अस्तित्व हम पृथ्वी पर है, लेकिन पृथ्वी एज ए होल ऐसा अस्तित्व एकदम समझ में नहीं आता। वायु का अनुभव होता है लेकिन वायु दिखता नहीं है। आकाश दिखता है लेकिन आकाश क्या है? अवकाश है। ऐसे 3 महाभूत माने गए थे प्रारंभ में। शायद इसलिए इन 3 महाभूतों के मंदिर एक लाइन पर है, एक रेखा पर है, और जो 2 मंदिर और जो 2 महाभूत बाद में इसमें जोड़े गए, अग्नि और जल, जो दिखते हैं, जो अनुभव होते हैं, जिन्हें समझ सकते हैं, ऐसे 2 पंच महाभूत के मंदिर बाद में शायद जोड़े गए। इसमें जो वायु तत्व का मंदिर है कालहस्ती मंदिर, जो तिरुपति से कुछ 50 किलोमीटर के 35 से 50 किलोमीटर के अंतर पर है, उस कालहस्ती मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में वायु तत्व का मंदिर है, मंदिर का गर्भगृह है, बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर का जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह में अंदर जाने के लिए एक ही दरवाजा है, और पुराने मंदिरों के गर्भगृह का दरवाजा बहुत छोटा होता है, हम समझ सकते हैं, बहुत अंधेरा रहता है अंदर। वहां पे एक ज्योत हमेशा जलती रहती है, दिया हमेशा जलता रहता है 24 घंटे। लेकिन मजेदार बात यह है कि उसकी ज्योत हमेशा फड़फड़ाती रहती है, हमेशा स्थिर कभी नहीं रहती। अंदर हवा आने के लिए कोई स्थान नहीं, एक सिर्फ दरवाजा। और अगर दरवाजा हमने बंद कर दिया, पुजारी दिखाते हैं दरवाजा बंद करने के बाद भी ज्योत फड़फड़ाती है। उनका कहना है चूंकि वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला मंदिर है, इसलिए इसकी ज्योत हमेशा फड़फड़ाती रहती है। वैसे ही तिलई नटराज मंदिर जो है वो अवकाश, आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और चिदंबरा रहस्य, चिदंबरम के पास है वो, इसलिए चिदंबरा रहस्य नाम से भी प्रसिद्ध है। इसलिए अपने पूर्व अर्थमंत्री चिदंबरम जी ने बहुत कुछ जो छिपाया और बहुत कुछ किया, इसलिए उनको चिदंबरा रहस्य नाम से भी पुकारा जाता है। उसका कारण यह है कि इस मंदिर में जो भगवान शंकर का स्थान है, वो स्थान खाली है, उसमें कुछ नहीं है। जो पूजा का शिवलिंग है वो अलग है, लेकिन जिसे तिलई नटराज मंदिर कहा जाता है, जिसे जहां पर भगवान का अस्तित्व माना जाता है, क्योंकि वो आकाश है, अवकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए कुछ भी नहीं है। वहां रोज पर्दा डाला जाता है, आरती के समय वो पर्दा खुलता है, कुछ नहीं रहता वहां पर, लेकिन उसी की आरती होती है। उसको चिदंबरा रहस्य कहते हैं। ऐसे 5 मंदिर उस जमाने में, आज से 3,000, 3,500 वर्ष पहले के मंदिर, इन मंदिरों को इस प्रकार की रचना, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पुरखों ने एक विशाल भूभाग पर, एक विशाल पट पर एक ऐसी भूमितीय रचना इन मंदिरों के माध्यम से की है जिसका अर्थ हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ तो भी अर्थ उसमें होगा, जब 3 मंदिर एक सीधी रेखा में है, और कुछ ना कुछ उसमें अर्थ होगा जिसे समझ पाने में हम लोग अभी सक्षम नहीं हैं। हम अभी उस ज्ञान के उस स्तर तक पहुंच नहीं पाए। इसलिए जब हम देखते हैं कि हमारे पुरखों के पास इस प्रकार का ज्ञान असीमित था, बहुत ज्यादा था, उस ज्ञान की उस सीमा तक भी हम पहुंच नहीं पाए। अभी वर्षा के दिन चल रहे हैं, बारिश है, और साधारणतः ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में ये पानी की बहुत याद आती है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि पानी का जल व्यवस्थापन करने के लिए जो बांध बांधे जाते हैं, ऐसा दुनिया का सबसे पहला और आज भी काम में आने वाला बांध ये भारत में है। अनईकट्टू डैम कहा जाता है। अपने दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पे, अब तो त्रिचनापल्ली का एक प्रकार से हिस्सा हम मान सकते हैं, अनईकट्टू डैम। चोल वंशों के जब राजा थे,
ये दूसरी शताब्दी का है। दूसरी शताब्दी प्रारंभ हो रही थी, मतलब आज से 1800 वर्ष पहले की बात है ये। आज से 1800 वर्ष पहले जो चोल राजा था कराई कलन नाम से, कराई कलन नाम के चोल राजा ने ये अनैकट्टू डैम बांध बनाया। अंग्रेज लोगों ने उसको द ग्रैंड एनिकट डैम ऐसा नाम दिया। एनिकट्टू डैम उसको कहते हैं। आज उस डैम के पास उस चोल राजा की, करिकलन की घोड़े पे बैठी हुई एक प्रतिमा भी स्थापित है, और वो बात आज भी है। हम देखते पिछले कुछ वर्षों में बने हुए बांधों में बहुत जल्दी सिल्ट जमा हो जाती है, और कई बार वो बांध अपने पूरे क्षमता के साथ उपयोग में नहीं आता। लेकिन हमारे पास इस प्रकार का उस समय जल व्यवस्थापन का ज्ञान ऐसा था कि दुनिया का पहला बांध जो आज भी चल रहा है, जल व्यवस्थापन कर रहा है, वो आज भी भारत में है। और वो एक ही क्यों, दक्षिण भारत में हम जाएंगे तो अनेक मिट्टी के बने हुए अनेक बांध हमें मिलेंगे। हमारा जल व्यवस्थापन बहुत तगड़ा था, समृद्ध देश था, सोने की चिड़िया उसे बोला जाता था। जब सोने की चिड़िया था, समृद्ध देश था, तो निश्चित रूप से यहां पर जल व्यवस्थापन उत्तम होगा, तभी तो खुशहाली थी, खेती बहुत अच्छी होती थी। आप अगर कभी हम्पी में गए तो हम्पी का जो मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर के सामने जो एक रास्ता है, एक ऐसा बड़ा सा रास्ता बना हुआ है मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने से, बड़ा सा है। वहाँ पर दोनों तरफ कोई सब्जी वाले या कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी वस्तु बेचने वाले लोग बैठे रहते हैं। वो गाइड अगर आप करेंगे तो गाइड आपको हमेशा बताएगा कि उस ज़माने में, मतलब विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी हम्पी थी, उस समय आज से 500 वर्ष 550 वर्ष पहले तक वहाँ पर टोकरियों में सोने चांदी के गहने बेचे जाते थे। यह समृद्धि थी हमारी। और एक कई फ्रेंच और अंग्रेज़ और स्पेनिश लोगों ने लिख के रखा है, जब ऐसी समृद्धि थी तो स्वाभाविकता हमारा जल व्यवस्थापन बहुत अच्छा होगा। और उसके कई उदाहरण हमारे सामने आज भी दिखते हैं। गुजरात का वो रानी का वाव अगर किसी ने देखा होगा तो किस प्रकार से रचना आज से 700-800 वर्ष पहले वहाँ पे बनाई गई होगी। हम सभी मध्य प्रदेश के हैं। भोपाल का अपना भोजताल जो राजा भोज ने बनाया था, सम्रांगण सूत्रधार नाम से उसने एक पुस्तक लिखा। वो पुस्तक संकलन है, लेकिन उस पुरानी सारी, मतलब जब वो 1100 में उसने वो तालाब बनाया है, आज से 900 वर्ष पहले लगभग, तो उसके पहले का जो ज्ञान था, वो ज्ञान का संकलन करके राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार नाम का एक बहुत अच्छा उत्तम ग्रंथ लिखा या बनवाया। और सम्रांगण सूत्रधार के ग्रंथ में जिस प्रकार से जल व्यवस्थापन की बातें कही गई थी, उसके अनुसार ये तालाब बनाया गया है। आज भी 900 वर्ष के बाद भी आज भी वो तालाब जीवंत है, अच्छा है, और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए वहां पे खड़ा है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। वराह मिहिर का नाम इसमें सबसे सामने आता है। दुर्भाग्य हमारे देश में वराह मिहिर के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा अभ्यास नहीं हुआ है। बाकी के देश कर रहे हैं। सम्रांगण सूत्रधार पे बाकी के देश, अनेक देशों में अभ्यास चल रहा है। यह वराह मिहिर ने जो बृहत संहिता लिखी है, उस बृहत संहिता पे जर्मनी में तो एक अध्यासन में अलग से उसके ऊपर कितने लोगों ने पीएचडी की है, डॉक्टरेट की है, सिर्फ बृहत संहिता इस ग्रंथ पर। ये जो बृहत संहिता ग्रंथ है, यह सिर्फ जल व्यवस्थापन पर नहीं है, यह एक प्रकार से एनसाइक्लोपीडिया है। उस जमाने का यह एनसाइक्लोपीडिया है। लेकिन उसमें उदकार जल नाम से एक अध्याय है, एक प्रकरण है, हम बोल सकते हैं। उसमें वराह मिहिर ने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है कि कहाँ जल हो सकता है, भूमि में कहाँ जल हो सकता है। तो किसी पेड़ की छाल अगर थोड़ी ऑयलिश है, तैलीय है, तो वहाँ पर मिलेगा जल। उस पेड़ की अगर एक डगाल अगर कहीं झुकी है ज़मीन पर, तो वहाँ पर मिलेगा पानी। ऐसे उसने बहुत सारे चीज़ें दी है कि पानी कहाँ कहाँ पर ज़मीन में मिल सकता है। तिरुपति के पास का एक विश्वविद्यालय है, वो श्री वेंकटेश विश्वविद्यालय, SV विश्वविद्यालय कहलाता है, उस नाम से है। तो श्री वेंकटेश विश्वविद्यालय ने आज से 18-19 वर्ष पहले, मतलब 2001-2002 के लगभग,
यह वराह मिहिर के सूत्रों पर आधारित बृहत संहिता में जिस प्रकार से जल व्यवस्थापन की बातें लिखी है, उसके अनुसार उस विश्वविद्यालय ने 300 बोर लिए कि कहां कहां जमीन में पानी हो सकता है। कि वराह मिहिर ने कहा है कि ऐसी ऐसी अगर कंडीशन होंगी तो वहां जमीन में पानी होगा, उस प्रकार से उन्होंने बोर लिए। 300 में से, मजेदार बात देखिए, 300 में से 95% बोर सक्सेसफुल रहे। अब वो अगर आप लोग अगर वहां पर गए होंगे तो तिरुपति के आसपास का वो जो सारा भाग है वो बहुत ज्यादा पानी वाला भाग नहीं बोल सकते, पठार बोलते हैं हम, दक्षिण का पठार है वो, और वहां पर पानी बहुत ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन वराह मिहिर के कहने के अनुसार बोर लिए 95% बोर सक्सेसफुल हुए। दुर्भाग्य हमारा इतना कि गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी चलती है लाल फीताशाही, उसमें वो सारे रिपोर्ट धरे के धरे रह गए, उसके ऊपर बाद में कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो बहुत ज्ञान परंपरा हमारी रही है, ज्ञान का भंडार हमारे पास है, दुर्भाग्य से इसके ऊपर हमारे देश में ज्यादा अभ्यास नहीं हुआ है। हमारे जबलपुर के आसपास गोंडकालीन जल व्यवस्थापन अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय है अभ्यास का। इसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी गई है। राजकुमार गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, गोंडकालीन जल व्यवस्थापन। ये 52 ताल 72 तलैयों का ये जबलपुर शहर था और है। आज तो बहुत सारे तालाब उसमें के नहीं है, लेकिन तालाब की रचना ऐसी थी कि तालाब के लिए सिर्फ खोद दिया और वहां तालाब बन गया, ऐसे नहीं थी। बड़े मजेदार बात है कि उसमें किस प्रकार से भौगोलिक रचना, बारिश का पानी कहां आता है, कहां जमता है, उसके बाद कहां जाएगा, उसके बाद कौन सा तालाब भरेगा, इस प्रकार से एक पूरी, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं आज की भाषा में हम, उस प्रकार से एक इकोसिस्टम बना करके वहां पर जल व्यवस्थापन की सारी रचना की गई थी। उस जमाने में आप सोचे, उस जमाने में आज से रानी दुर्गावती का भी काल अगर ले ले तो आज से 500 600 450 500 वर्ष पहले के पहले का काल है। उस काल में जब जनसंख्या यहां की सीमित थी, तब भी जब जल का इतना अच्छा व्यवस्थापन था, ये बड़ा समृद्ध प्रदेश था, तो क्या सोचा होगा हमारे पुरखों ने, किस प्रकार की उनकी सोच रही होगी। और सिर्फ यही क्यों, कला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अति प्राचीन कलाएं, चाहे वो सरस्वती जी की वीणा हो, वाद्य हो, संगीत हो, संगीत की रचना हो, नाट्य विधा हो, यह सब की जननी भारत है। अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन हम में से शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, अधिकतर लोगों ने नहीं सुना होगा। सीता बेंगारा गुफा नाम के अपने छत्तीसगढ़ में एक गुफाएं हैं, सीता बेंगारा गुफा, उसके पास में जोगीमारा गुफा। ये सीता बेंगारा जो गुफा है, उसकी विशेषता क्या है? ये रायपुर अंबिकापुर के, बिलासपुर अंबिकापुर के रास्ते पर और सरगुजा जिले में रामगढ़ नाम की पहाड़ी है, उस रामगढ़ पहाड़ी पर यह गुफा है। इस गुफा की विशेषता यह है कि ये अभी तक अपने एशिया का सबसे पहला ज्ञात नाट्य गृह है। इट्स एन थिएटर बाय इटसेल्फ, ए वेल आर्टिकुलेटेड थिएटर बाय इटसेल्फ। उसकी रचना अगर हमने देखी तो जैसे ग्रीक लोगों के एम्फी थिएटर है, उस प्रकार से उससे भी अच्छी गुफा के अंदर, और नाट्य करने के लिए कुछ जगह है और बैठने के लिए दर्शकों के लिए ऊपर जाती हुई ऐसी सीढ़ियां हैं। फिर गुफा के अंदर आवाज ऐसा घूमेगा, तो इसलिए वो आवाज सप्रेस करने के लिए या आवाज निकल जाने के लिए कुछ बीच में ऐसी खिड़कियां उन्होंने दी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि रायपुर में मेरा इसी विषय पर व्याख्यान था, भाषण था, और एक बहुत अच्छे सभागृह में, रायपुर के सबसे अच्छे सभागृह में मेरा भाषण हो रहा था। भाषण होने के पश्चात एक सज्जन मेरे से मिलने के लिए आए। बाद में पता चला वे वहां के सबसे वरिष्ठ ऐसे नाट्यकर्मी थे। बहुत नाटकों का दिग्दर्शन उन्होंने किया था और उस कला के क्षेत्र में बहुत नामी गिरामी व्यक्ति करके वो जाने जाते थे। उन्होंने मुझे बताया, उनका आप जिस सीता बेंगारा गुफा की बात कर रहे हैं, हमने वहां पर नाटक किए, हमने वहां पर नाट्य खेला, ये देखने के लिए कैसा होता है, और अद्भुत अनुभव था। उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं कि आवाज के लिए, आवाज का ठीक से वहां पे अंदर
व्यवस्था रहे, इसके लिए उन्होंने कुछ खिड़कियां बनाई हैं कि आवाज़ अंदर अंदर सिर्फ इको ना हो, उसका वो बाहर भी निकले, इसलिए कुछ खिड़कियां बनाई हैं। तो उनका उपयोग सिर्फ आवाज़ के लिए नहीं है, उसके लिए तो है ही है, लेकिन उसके बाद उनका हमारे दिमाग में बत्ती जली, हमें लगा प्रयोग करके देखना चाहिए, तो हमने वहां पे मशालें रखी। मशाल, तो मशाल हम रखते थे तो जैसे स्टेज पर स्पॉटलाइट हम गिराते हैं, नाट्य विधा के लोग जानते हैं, स्पॉटलाइट हम गिराते हैं, उस प्रकार से वो स्पॉटलाइट आता था और मशाल निकाल, स्पॉटलाइट निकल जाता था। क्या अद्भुत सोच थी। उस गुफा में ब्राह्मी लिपि में कुछ काव्य पंक्तियां भी लिखी गई है, काव्य पंक्तियां भी, कि हे वसंत की हवा वगैरह, इस प्रकार कुछ काव्य पंक्तियां हैं। एक जर्मन शास्त्रज्ञ ने, जो शास्त्रज्ञ था, उसने इसकी कार्बन डेटिंग की उस गुफा की, और कार्बन डेटिंग के बाद यह अनुमान है, यह अनुमान नहीं, ये ठोस उसके परिणाम है कि ईसा के पहले 600 वर्ष पहले ये गुफा में वो ब्राह्मी लिपि वो सब लिखा गया है, मतलब आज से 2600 वर्ष पहले। ग्रीक में नाट्य की विधा कब से प्रारंभ हुई? लगभग उसी समय, 2500 वर्ष पहले मानी जाती है। तो आज तक ये जो हमारे दिमाग में बैठा है कि नाट्य विधा, नाट्य के पुरोधा, ये सारे लोग सिर्फ वहीं से आते हैं। चेकाव है, ब्रेख्त है, टॉल्स्टॉय है, अपना फिर शेक्सपियर, ये सारे वही नाम हमारे दिमाग में आते, लेकिन भरत मुनि का नाम नहीं आता, भास का नाम नहीं आता। भरत मुनि ने जो नाट्य विधा पर अपना पुस्तक लिखा, ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के कारण कम से कम ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसका, जो आज भी उपलब्ध है, कि इस प्रकार की अत्यंत समृद्ध नाट्य कला इस देश में चलती थी। ये जो सीता बेंगारा गुफा है, ऐसा कहा जाता है कि कवि कालिदास ने उसी सीता बेंगारा गुफा में और अपनी कुछ नाट्य कृतियां लिखी थी, और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आज से 3 वर्ष पहले सीता बेंगारा गुफा को लेकर जो 26 जनवरी के इसमें जो परेड में, दिल्ली के परेड में जो चित्ररथ चलते हैं, फ्लोट्स चलते हैं, उसमें सीता बेंगारा गुफा की झांकी बनाई थी, और उन्हें पूरे देश में दूसरा क्रमांक मिला था। तो ये नाट्य विधा, ये कला हमारे इसमें बहुत पुरातन है, प्राचीन है। हम इस प्रकार से उन ऐसे ज्ञान परंपरा के संवाहक है जिसमें शायद हम उतना समझ नहीं पाते या पीछे देख नहीं पाते। फिर धातु शास्त्र होगा, विज्ञान होगा। हम दिल्ली में जाते हैं, मेहरौली के पास वो जो कुतुब मीनार है, वो कुतुब मीनार हमें याद है। दिल्ली का सिंबल बनता है तो कुतुब मीनार बनता है। कुतुब मीनार ऊंची है, इसलिए उसका सिंबल बनना शायद ठीक भी है, लेकिन उसी कुतुब मीनार के पास में एक लोह स्तंभ बना है, आयरन पिलर। उस कुतुब मीनार से काफी छोटा है, लगभग 1/10 है, 1/9 या 1/10 होगा कुतुब मीनार के ऊंचाई के अनुपात में देखा जाए तो छोटा है। लेकिन उस लोह स्तंभ की विशेषता है कि यह पूरा लोहे का है, मोर देन 98% उसमें आयरन है, और ये पूरे सबके सामने ये एक्सपोज हो रहा है, हवा में, पानी में, बारिश हो रही है, हवा आ रही है, सब प्रकार का उसमें एक्सपोजर है। लेकिन मजेदार बात, ये आयरन पिलर, ये लोह स्तंभ आज तक उसको जंग नहीं चढ़ा है, वैसा के वैसा शुद्ध है। ये कैसे संभव है? आज जब हम किसी भी प्रकार का लोहा लेते हैं, उसमें कितनी भी कोटिंग करो, तो भी कोटिंग का कोई भी जो गारंटी वारंटी देने की स्थिति में है, तो वो कहता है कि ठीक है 40-50 साल हो गए तो बहुत बड़ी बात है, 40-50 साल। और यहां पर ये लोह स्तंभ लगभग पिछले जो जैसी उसके ऊपर जो लिखा गया है, उकेरा गया है, उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो लगभग ये 1700-1800 वर्ष का पुराना है। मतलब 1700-1800 वर्ष तक ये सब बारिश झेल रहा है, पानी झेल रहा है, धूप देख रहा है, हवा खा रहा है, इसके बाद भी ये शुद्ध है, विशुद्ध है, कोई
जंग नहीं खाया है। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने इनके ऊपर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। वे हमेशा, अब तो वो नहीं रहे, पिछले 2-3 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वे हमेशा अपने स्टूडेंट्स की एक बैच लेकर वहाँ पर जाते थे, जो मेटलर्जी के स्टूडेंट्स थे, और उसके ऊपर अध्ययन करते थे। और उन्होंने उनके ऊपर बहुत पेपर्स लेके, आप गूगल करेंगे तो पाएंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम के बहुत सारे पेपर ये आयरन पिलर पे, लोह स्तंभ पे है। उनका यह कहना है कि आज भी हम 21वीं शताब्दी में हैं, 2020 में बैठे हैं, लेकिन आज भी मेटलर्जी इतनी विकसित शाखा होने के बाद भी हम उस प्रकार का लोहा नहीं बना पाए हैं, ना ही उस प्रकार की कोटिंग हम बना पाए हैं। हमें आज तक नहीं मालूम है कि इस प्रकार का विशुद्ध लोहा या इस प्रकार का जंग न चढ़ने वाला लोहा कैसे बना होगा। मेहरौली का कुतुब मीनार के पास का लोह स्तंभ अपवाद नहीं है। राजा नाल का टिला में भी मिला, मल्हार करके छत्तीसगढ़ में है, वहां भी मिला, बंगाल में मिला। ऐसे छोटे छोटे उसकी प्रतिकृतियां कई जगह मिली है, जहां पर आज भी वो लोहा, यह परिष्कृत अवस्था में बिना जंग खाया हुआ लोहा आज भी वहां मिलता है। ये कहां से आया? आज इतनी सारी सुविधाएं, संसाधन हमारे पास होने के बाद भी अगर हम उसको खोज नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, तो उस समय हमारे पुरखों के पास यह ज्ञान कैसे आया होगा? यह वास्तव में सोचने जैसी बात है। हम बहुत समृद्ध थे। प्रोफेसर अंगस मेडिसिन नाम के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो गए, मूलतः ब्रिटेन के थे, लेकिन लगभग उनका सारा जीवन ये नीदरलैंड में, हॉलैंड में गया, और हॉलैंड के ही एक विश्वविद्यालय में ये अर्थशास्त्र के डीन रहे हैं। प्रोफेसर अंगस मेडिसिन ने कुछ पुस्तकें लिखी है, द मिलेनियम पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी वगैरह, ऐसी कुछ पुस्तकें उनकी, जो पूरे विश्व भर में मान्य हैं। प्रोफेसर अंगस मेडिसिन ने अपने पुस्तकों में सब प्रमाण यह सिद्ध करके दिया है कि किसी जमाने में भारत यह व्यापार में सर्वश्रेष्ठ था। आंकड़ों के साथ उन्होंने दिया है कि इन द ईयर 1000, सन 1000 में, मतलब आज से 1000 साल पहले, पूरे विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा यह 29.4% था, लगभग 30%, लगभग 1/3 के आसपास था। अफसोस थे। आज चीन, जिसका विश्व व्यापार में 14.4% हिस्सा है, हमारा उस समय सारे विश्व के व्यापार में 29.4% का हिस्सा था। हम बहुत समृद्ध थे, ताकतवर थे, हमारे जहाज सारी दुनिया में जाते थे, प्रमाण है, मेक्सिको तक जाते थे। दुर्भाग्य है कि आज भी हम मानते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। दुर्भाग्य से हमारे स्कूलों में यही पढ़ाया आज भी जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये वास्को डी गामा भारत को ढूंढते ढूंढते झांझीबार तक आया, अफ्रीका के झांझीबार तक आया। झांझीबार के आगे उसको रास्ता नहीं मालूम था, तो वहां के लोगों ने बताया कि अरे भारत का एक व्यापारी यहां पर आया है, उस व्यापारी का नाम था चंदन। वो व्यापारी वहां पर बैठा, उससे मिल लो, वो बताएगा तुमको भारत का रास्ता कहां है। ये दुभाषिए के माध्यम से उससे मिला। वो चंदन नाम के व्यापारी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं जा ही रहा हूं, परसों निकलूंगा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो देखता रह गया, उसका जो जहाज था, वो जहाज वास्को डी गामा के जहाज की तुलना में 3 गुना बड़ा था। यह सब कुछ वास्को डी गामा ने अपनी डायरी में लिख के रखा है। उस डायरी का अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। कभी अगर हम पुर्तगाल में जाएंगे तो पुर्तगाल में वास्को डी गामा की ओरिजिनल डायरी संभाल कर रखी गई है, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी है। यह वास्को डी गामा ने लिखा है। और वो चंदन के व्यापारी के पीछे पीछे आया और केरल में वो पहले पहुंचा। और आज भी हम कहते हैं, आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो इतना जब समृद्ध देश था, सोने की चिड़िया हम कहते थे, सोने का धुआं निकलता ऐसा भी कहते थे, तो वास्तव में बहुत ज़्यादा सोना होता था। मैंने अभी हम्पी का उदाहरण आपको बताया कि सारे बाहर के लोगों ने, जो भी यहाँ पर घूमने आए, सबने लिख कर रखा है कि भारत में तो हम्पी के रास्तों पे सोना ऐसा बिकता था जैसे कोई फूल पत्ती हो। तो बहुत सोना था। जब इतना सोना था तो सोने की खदान भी होगी। आज विश्व की सबसे प्राचीन खदान, सबसे प्राचीन सोने की खदान ये भारत में है। ये भारत में है। और ये
कर्नाटक के रायचूर जिले में हट्टी नाम के स्थान पर है, आज भी है। और आज भी हट्टी गोल्ड माइन नाम से वो खदान काम कर रही है। वहां पर जो कुछ और मजेदार बात है कि वहां पर जो कुछ शैफ्ट्स मिले उस जमाने के काम करने वाले, जो कुछ औजार मिले हैं, और जो 2000 फीट गहरी खाई थी उस जमाने में, 2000 फीट गहरी खोदना, आप सोच सकते हैं क्या संसाधन थे, कैसे थे, लेकिन किया उन्होंने। तो उसकी कार्बन डेटिंग हुई, उसमें से पता चला कि 2200 वर्ष पुरानी है खदान, 2200 वर्ष पुरानी। मतलब वो जो औजार है वो 2200 वर्ष पुराने, खदान शायद उससे भी पुरानी होगी, हो सकती है। परिष्कृत सोना निकालने की तकनीक हमारे पास थी। और तो और एक मजेदार बात, ये जस्त होता है जिंक। आजकल अभी ये कोरोना के काल में सबको जिंक भी दिया जाता है, विटामिन सी, जिंक, ये सब लेने के लिए कहा जाता है। ये मूलतः ये धातु जिंक है, जस्ता। ये जिंक की खोज भारत ने की। इसकी मजेदार बात यह है, यह बहुत कठिन है धातु निकालना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत कठिन है। इसका वेपोराइजेशन होता है लगभग 930 डिग्रीज पे, 940 डिग्रीज पे होता है। लेकिन उसको आसवन करके, उसको ठंडा करके सिर्फ 4 डिग्री ठंडा अगर किया तो वह घन रूप में आता है और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब सिर्फ 4 डिग्री फर्क है। उदाहरण के लिए 930 डिग्रीज तक मुझे हीट करना है और सिर्फ 4 डिग्री कम करके 926 डिग्रीज पे पहुंच जाए तो मुझे उससे एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। कितना कठिन है। आज के दिनों में भी फर्नेसेस में इस प्रकार का कंट्रोल करके वो करना कठिन जाता है। उस जमाने में हमारे यहां जो फर्नेसेस थी, जैसे आज हम फर्नेस कहते हैं, उसमें अंगार कोष्ठी, पाताल कोष्ठी, मूष कोष्ठी नाम की इस प्रकार की भट्टियां थी। और सबसे मजेदार बात, हम तकनीकी की बात करते हैं तो हमारी सर्वश्रेष्ठ तकनीकी थी जो गाय के गोबर से बने हुए कंडे होते हैं, कंडे कहते हैं हम, वो कंडे का स्टैंडर्डाइजेशन था साइज में। और ऐसे कंडे कितने कौन से फर्नेस में डालना, जिसे हम फर्नेस कहते हैं, भट्टी में डालना, यह तय था और उसके अनुसार उतना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता था। अद्भुत था ये, अद्भुत। अब ये तकनीकी कहां से निकाली होगी। और आज भी जस्ता जैसे बनता है, जिंक जैसे निकाला जाता है पूरे विश्व में, ब्रिस्टॉल सिस्टम कहा जाता है, ब्रिस्टॉल सिस्टम। वो ब्रिस्टॉल सिस्टम का मूल यही है। ब्रिस्टॉल सिस्टम बिल्कुल जैसे हम निकालते हैं वैसे ही वो ब्रिस्टॉल सिस्टम है, जो ब्रिस्टॉल सिस्टम नाम से दुनिया में मशहूर हुई। लेकिन उसका मूल तो भारत में है, ये उन्होंने भी माना है, उन्होंने भी कहा है। जस्त भारत में निकला है तो सबने माना है। आज भी राजस्थान में जावरा में जस्त की बहुत बड़ी खदान है, वही ओरिजिनल खदान, पुरानी वाली, हजारों वर्ष पुरानी वाली। ये बहुत बड़ा, चाहे धातु शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, ये सारा ज्ञान हमारे पास था। हमारी शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी। नालंदा विश्वविद्यालय और उसके पहले हमारा जो हमारे उत्तर पश्चिम के छोर पर जो हमारा विश्वविद्यालय था, इनके सहायता से हमने पूरे विश्व में एक प्रकार का ज्ञान का दबदबा बनाया था। आज हमारे सारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए आते हैं। उस समय बाहर पढ़ने का सवाल नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया से ज़्यादा ज्ञान तो हमारे पास था। सारे विश्व के बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे, चाहे उदयपुर विश्वविद्यालय हो, रत्नागिरी का विश्वविद्यालय हो, चाहे सुवलकोटा, ऐसे अनेक विश्वविद्यालय अनेक राजाओं ने उस समय यहाँ पर बनाए थे। जो ज्ञात इतिहास है उसमें ईसा के 600-700 वर्ष पहले से लेकर तो इस्लामी आक्रांता बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा को ध्वस्त किया, तो बख्तियार खिलजी के सन 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने तक का यह सारा समय था, यह भारत की ज्ञान परंपरा का उज्जवल समय था, सुवर्ण समय था। यह पूरा कालखंड है, 1.5-2 हजार वर्ष का कालखंड पूरे दुनिया को भारत ने ज्ञान दिया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि ये सारी प्रक्रिया में हम ठीक से, या ये कहे कि बाद में कुछ हमारे ऊपर इस प्रकार की अंग्रेजियत, जिसको कॉलोनाइजिंग माइंड कहते हैं, ये कॉलोनाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, हमारे मन मस्तिष्क पर इतना आ गया कि हमारा कुछ अच्छा था, ये हमने मानना ही छोड़ दिया। आज जिस चीन के साथ
हमारे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। चीन जिस प्रकार से सारे दुनिया को बर्बाद करने में तुला है, चाहे वो कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रश्न है या फिर अपनी दादागिरी करके अर्थव्यवस्था चौपट करने की बात है सारे विश्व में उसकी। किसी ज़माने वो चीन भारत का बहुत चाहता था। बौद्ध धर्म भारत से चीन में गया, और सिर्फ बौद्ध धर्म क्यों, हिंदू देव देवताओं की मूर्ति को वहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता थी, बहुत ज़्यादा लोगों की चाहत थी। तो सन 1100 के समय, सन 1100 का वो समय था जिस समय पूरे दुनिया का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल, अगर कोई पूछे दुनिया का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल कौन सा है, तो वेटिकन नहीं है, वो मक्का मदीना नहीं है, वो कोई बड़ी मस्जिद नहीं है, कोई बड़ा कैथेड्रल, कोई बड़ा चर्च नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल ये हिंदू मंदिर है, वो भारत में नहीं है, वो है अंगकोर वाट, कंबोडिया में। तो जिस समय वो अंगकोर वाट बन रहा था, मंदिर बन रहा था, उस समय चीन के राजा ने, चीन का जो तत्कालीन राजा था, उसने पाटन नाम के शहर से, पाटन आज नेपाल में है, उस नेपाल के पाटन से, वो पाटन जो था वो मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध था, वहां से 80 लोगों का एक दल उसने चीन बुलाया। उस दल में बलबाहु नाम का एक युवक था, 18-19 वर्ष का था उस समय जब गया वो। उसका काम चीन को बहुत प्रसिद्ध, चीन के राजा को बहुत अच्छा लगा। चीन के राजा ने उसको अपने कुछ बड़े रजवाड़े महल बनाने के लिए दिए, और वो भी काम बहुत अच्छा लगा। तो उस समय बीजिंग नाम के शहर की रचना, टाउन प्लानिंग जिसको थे जो कहते हैं, वो हो रही थी। राजा बीजिंग शहर ये की बसाहट कर रहा था, तो बीजिंग शहर की बसाहट करने का, प्लानिंग करने का सारा जिम्मा ये बलबाहु को मिला। ये बलबाहु आर्निको नाम से पूरे चीन में प्रसिद्ध हुआ। आज चीन की जो पहचान है, उतरते छपरों वाले जो मकान हैं, जिसके कारण चीन पहचाना जाता है सारे विश्व में, वो आर्किटेक्चर, वो उतरते घरों की, उतरते छपरों के जो घरों की रचना, ये बलबाहु की बनाई हुई है, चीन भी मानता है। इसलिए 1 मई सन 2002 को बीजिंग के चौराहे पर चीन की तत्कालीन सरकार ने बलबाहु का एक आदमकद मूर्ति लगाई है। आप गूगल करें तो आपको दिख जाएगी। आप बलबाहु या आर्निको लिखेंगे तो आपको मूर्ति की प्रतिमा भी दिख जाएगी। उसमें नीचे लिखा भी है देवनागरी में, चूंकि नेपाली भाषा इसलिए देवनागरी में लिखा है, और चीनी भाषा में लिखा है उसके नीचे कि इसने बीजिंग शहर की रचना की थी। तो हमारे पास ये ज्ञान था, हम बीजिंग शहर की रचना करते थे, हम सारे विश्व में संचार करते थे, हम विश्व में व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा था, हम समृद्ध थे, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, ज्ञान की अबाध परंपरा हमारे यहाँ थी। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं था किसी जाति के बारे में या पुरुष या स्त्री के बारे में। स्त्रियां भी विदुषी हुआ करती थी, स्त्रियों की शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। जब इतना अच्छा था, दुनिया का पहला ज्ञात, जिसको कहते हैं कैंपस इंटरव्यू, ये भारत में हुआ है। सन 800 के आसपास बगदाद का जो खलीफा था हारून अल रशीद, उस हारून अल रशीद ने लिख के रखा है, उसने अपने लोगों से कहा कि भारत में ये बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वहाँ की उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छी रखी है, तो अपने देश को, अपने राजधानी को चलाने के लिए कुछ अच्छे लोगों की आवश्यकता है, कुछ 100-150 अच्छे व्यक्ति चाहिए। आप जाइए भारत के विश्वविद्यालयों में जाइए और वहाँ से लोग लाइए। सन 850-860 के लगभग ये इस प्रकार के कैंपस इंटरव्यू भारत में हुए और अपने यहाँ के लोग भी वहाँ पे गए। ये डॉक्यूमेंटेड है, लिखा गया है। तो ऐसी हमारी वैभवशाली ज्ञान परंपरा दुर्भाग्य से बख्तियार खिलजी और उस प्रकार के बाद में जो मुस्लिम आक्रांता लोग आए, उन्होंने बर्बाद की। अकेला नालंदा विश्वविद्यालय का जो ग्रंथालय था वो जलाने में उनको लगभग 3 महीने लगे, दिन रात एक की, तब 3 महीनों में जला पाए। इतनी ज़्यादा ग्रंथ संपदा उस जमाने में थी। 1193 के लगभग वो सारा ग्रंथ भांडार समाप्त हुआ। और सिर्फ वही नहीं तो अनेक विश्वविद्यालय उन्होंने ध्वस्त किए, ज्ञान परंपरा खंडित हुई। और इसीलिए 1100-1200 के बाद में हमें ज़्यादा नए प्रकार का ज्ञान, नई पुस्तकें, नए ग्रंथ हमें दिखते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि वो जो ज्ञान हमारे पास पहले से था, पहले से है, उसी को ढूंढने में अभी हमें पूरा और समय लगाने की आवश्यकता है। अभी भी हमें वो पूरा ज्ञान मालूम नहीं है। ऐसा अद्भुत ज्ञान हमारे पास छिपा हुआ है। उस सब को फिर से खोजना, यही मेरे ख्याल से ज्ञान की खोज है, यही हमारी ज्ञान परंपरा है। आपने भारतीय जनता पार्टी के इस
इस प्रकार के स्वाध्याय में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ, धन्यवाद। कोई अगर प्रश्न होंगे और मुझे अगर दिख जाए तो मैं उन्हें उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। क्या प्रश्न आने मैं देख रहा हूँ, अगर कुछ प्रश्न मुझे आए होंगे, दिख गए होंगे, तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे प्रश्न यहाँ दिख नहीं रहे हैं। मैं आपका काफ़ी समय मेरे ख्याल से मैंने ले लिया है। पुनश्च आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।